नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा का विषय रखेंगे वह है विटामिन B6। चूंकि हम अभी विटामिन की श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हम विटामिन B6 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो विटामिन B6 है इसे पिराडक्सिन विटामिन का नाम भी दिया गया है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में हम इसे किसका नाम देते हैं? विटामिन B6। एज एन होम साइंटिस्ट आपको इसे पिराडक्सिन विटामिन कहना चाहिए। पिराडक्सिन विटामिन जो होता है वह 1938 में ग्योर्गी नामक जो साइंटिस्ट था उन्होंने डिस्कवर करा था। उन्होंने इसका विभिन्न रूप डिस्कवर करे थे। वह रूप होते हैं पिराडक्सिन, पिराडक्सल और पिराडक्सिमिन। तीन अलग अलग रूप जो होते हैं विटामिन B6 के वो कौन कौन से होते हैं? वो है पिराडक्सिन, पिराडक्सल और पिराडक्सिमिन होते हैं। अब हम इसकी जो रासायनिक विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन B6 किस तरीके का होता है और वो किसके पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। विटामिन B6 होता है वह एक गंध ही रहित या गंधहीन सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है और यह सफेद रवेदार पदार्थ होता है। जब हम इसका टेस्ट की बात करते हैं तो जो विटामिन B6 होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। सबसे प्रथम सबसे इंपॉर्टेंट वह जल और अल्कोहल में घुलनशील होता है। इसीलिए इस विटामिन B6 को किस कैटेगरी में रखा गया है? जल में घुलनशील विटामिन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यह विटामिन जो होता है विटामिन जल में आसानी से घुल जाता है। अब चूंकि ये जल में घुल रहा है तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करें कि ये वसा में अघुलनशील है। हमने दो कैटेगरी करी थी ना विटामिन की, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब चूंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है तो यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में जब ये आता है तो यह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ताप और अम्ल के प्रति यह स्थिर होता है। किसी भी तरह का चाहे तनु अम्ल हो, चाहे सांद्र अम्ल हो, कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड एसिड हो, या टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यह जो विटामिन B6 होता है वह स्थिर होता है। किसके प्रति? ताप के प्रति। और हमने बात करी अम्ल के प्रति। अब हम जब भी अम्ल की बात करते हैं तो हमें क्षार की बात अवश्य करनी चाहिए। जब हम अम्ल की बात कर रहे हैं कि अम्ल के प्रति स्थिर है तो इस क्षार के प्रति क्या होगा? जैसे इसका अपोजिट स्थिर होगा, है ना। तो क्षार के प्रति यह अस्थिर होता है। क्षार के संपर्क में चाहे डाइल्यूटेड हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, किसी भी तरह के जो क्षार के संपर्क में आता है तब यह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो विटामिन B6 के कार्य क्या क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर? विटामिन B6 जो होता है वह सबसे प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है यह हमारे शरीर के अंदर कोएंजाइम्स के रूप में भूमिका प्ले करता है। शरीर के अंदर एंजाइम्स और कोएंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स क्या कार्य करते हैं यह आपने देख ही रखा है हमारे वीडियोस में। और तो एंजाइम्स और जो कोएंजाइम्स होते हैं उसमें जो कोएंजाइम्स होते हैं उसकी जो रूप में हमारे शरीर के अंदर विटामिन B6 या फिर पिराडक्सिन जो होता है वह कार्य करता है, रोल प्ले करता है। यह फॉस्फोरिलेज एंजाइम्स के निर्माण में प्ले करता है कोएंजाइम्स के रूप में। और जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम शरीर के अंदर पाया जाता है जो शरीर के विभिन्न कार्य करता है उनके निर्माण के रूप में भी जो विटामिन B6 है वह एक रोल प्ले करता है। ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, परिवर्तन का काम इसका ज्यादा है ना। तो ये जो ट्रिप्टोफैन है इसको यह नियासिन में कन्वर्ट कर देता है और जो नियासिन हमारे शरीर के अंदर एक आवश्यक तत्व होता है। इस कारण से, ठीक है, विटामिन B6 को रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता होती है वह इंक्रीज करता है। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है वह इंक्रीज होती है क्योंकि ट्रिप्टोफैन को किस में कन्वर्ट होता है? नियासिन में कन्वर्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका जो होता है वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में होता है। ठीक है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस तरीके से होता है? लाल रक्त कणिकाएं दो, या आप जिस बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जब हम बात करते हैं शरीर के अंदर ये दो चीजों का बना होता है, एक होता है हिम, एक होता है ग्लोबिन,
है ना। आपने देखा भी होगा, हिम और ग्लोबिन मिलके क्या किस चीज का निर्माण करते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के ब्लड के अंदर पाया जाता है। अब ये जो हिम होता है, इसका जो संश्लेषण का कार्य होता है वो किसका होता है, विटामिन B6 का। ठीक है, इस तरीके से यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, मदद करता है। और अगर, है ना, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल या जो आप B6 की बात करते हैं, B6 कम हो जाता है, तब माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। माइक्रोसाइटिक दो तरह के रोग, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटी, मैक्रो मतलब बड़ी, है ना। तो माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं शरीर के अंदर पाई जाती हैं, उसकी जो साइज में परिवर्तन होता है, माइक्रो यानी छोटी हो जाती है, मैक्रो मतलब बड़ी हो जाती है। तो यहाँ हम बात करते हैं माइक्रो साइटिक रक्त अल्पता, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो साइज में छोटी होती जाती हैं। और ये किस कारण से होती है, क्योंकि विटामिन B6 की कमी होती है। और विटामिन B6 जो होता है वह क्या कार्य करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में कार्य करता है। फॉलिक एसिड के उपापचयन में भी हेल्प करता है। जब हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं तभी तो हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की, है ना। हम आयरन की बात करते हैं तभी हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। यानी कि फॉलिक एसिड का उपापचयन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि विटामिन B6 की कमी है। विटामिन B6 की कमी के कारण से फॉलिक एसिड का उपापचयन नहीं हो रहा। फॉलिक एसिड का उपापचयन नहीं हो रहा तो लाल रक्त कणिकाएं निर्माण नहीं हो पा रहा। लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण नहीं हो पा रहा तो हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन लेवल क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हिम का संश्लेषण नहीं हो रहा और इस कारण से क्या हो रहा है, माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता का रोग हो रहा है। आप देखिए, हमने आपको कड़ी बताई है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है ना। फॉलिक एसिड आप ले रहे हैं शरीर के अंदर, बहुत बढ़िया, अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं, उच्च क्वालिटी का ले रहे हैं, परंतु विटामिन B6 नहीं ले रहे हैं। उस कारण से किस तरीके से होगा माइक्रोसाइटिक अल्पता होती है, इसके बारे में हमने आपको अभी जानकारी दी। यानी एक चीज से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है। अच्छा, यह अमीनो अम्ल को अमीन में कन्वर्ट करता है कोएंजाइम्स की तरह। यह हिस्टिडिन को हिस्टामिन में कन्वर्ट करता है, किसकी तरह, एज ए कोएंजाइम्स की तरह। साथ ही हमारे शरीर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथियां होती है, दैट इज थायराइड और एड्रेनल जो ग्रंथि होती है, इन दोनों ग्रंथियों को का कार्य को नियमित रूप से करने के लिए, कार्य को नियमन करने के लिए कौन रोल प्ले करता है, विटामिन B6 करता है। यानी आप देखिए, है ना, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। अगर विटामिन B6 कम है तो शरीर के अंदर विभिन्न तरह की जो समस्याएं आती हैं वह आ जाती हैं। और कौन सी समस्या आती है इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, इसकी कमी में जब हम आपको बता रहे हैं बार बार कि ये जो विटामिन B6 है वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में रोल प्ले करता है। इसकी कमी के कारण से जो माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। माइक्रोसाइटिक अल्पता का मतलब होता है कि जो शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका एक पर्टिकुलर आकार प्रकार होता है, एक पर्टिकुलर साइज होती है। यह आकार प्रकार यदि साइज में कम हो रही है, माइक्रो यानी कम, है ना, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह शरीर के अंदर उनका जो साइज होता है वह यदि कम हो रहा है तो इस तरह के जो रक्त अल्पता होती है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता का नाम दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी हमने बताया कि विटामिन B12 होता है वह उसका प्रमुख कार्य होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में। ठीक है, अब विटामिन B6 है ही नहीं शरीर के अंदर, तो जितना लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होना होता है उतना निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण से रक्त अल्पता हो जाती है और इस प्रकार की रक्त अल्पता को माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता कहते हैं। अब चूंकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, ये हमें सबको पता है ना। अब चूंकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जब बच्चों की बात करते हैं तो जो शारीरिक वृद्धि होती है बच्चों में, जिसका मेन जो फोकस होता है, मेन जो कार्य जिसका होता है वो होता है लाल रक्त कणिकाओं का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कोशिकाओं में, है ना, चाहे कोशिकाओं के डिवीजन में हो, चाहे परिवहन में हो, चाहे जो न्यूट्रिशन का परिवहन में हो, हर तरीके से लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर हर कार्य में रोल प्ले करती हैं। अब उसका निर्माण ही नहीं हो रहा है या उसकी जो साइज हो रही है वो खुद में कम हो रही है, तो शरीर में जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती है वह रुक जाती है। बच्चों का शरीर में जितना बढ़ना होता है वह नहीं बढ़ पाता है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो बात करते हैं हम इसकी कमी की, इस कारण से जो जितने भी तरह के चर्म रोग होते हैं, है ना, मतलब चर्म रोग से तात्पर्य होता है स्किन की जितनी भी डिजीजेस होती हैं, वह स्किन की डिजीजेस विटामिन B6 की कमी के कारण से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन B6 की कमी के कारण से शरीर के अंदर चर्म रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। चर्म रोग क्यों उत्पन्न होते हैं? वही कारण है, सेम है ना, कि रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता क्यों होती है? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें स्किन डिजीज हो जाते हैं। और स्किन डिजीज हो जाते हैं तो बच्चों जो स्किन डिजीजेज होती हैं, जो स्किन होती है उसके अंदर से घाव होने लग जाते हैं, और जब उसकी अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब जो घाव होते हैं स्किन के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, उसके अंदर से रक्तस्राव भी होने लग जाता है। अति होने पे, बहुत ज़्यादा होने के ऊपर उसके अंदर रक्तस्राव भी होने लग जाता है, यानी घाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमने देखा कि यह बनता है हिम प्लस ग्लोबिन, और हिम के जो संश्लेषण होता है उसके अंदर विटामिन B6 की बहुत जरूरत होती है। हिम का संश्लेषण ही नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन का बन नहीं पा रहा है पूरी मात्रा में, हीमोग्लोबिन उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है तो शरीर के अंदर जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं हो पा रही है, इसलिए शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, हिम नहीं संश्लेषण हो रहा, हिम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो रही है और ऑक्सीजन की मात्रा दिन पर दिन डिक्रीज होती रहती है। अब जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पूरी तरीके से नहीं सप्लाई हो पा रही, शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाती है, तब क्या होता है? इंसान जो होता है उसमें थकावट आ जाती है, वह मानसिक रूप से परेशानी में पड़ जाता है, उसकी जो नाड़ी संस्थान होती हैं वह पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति के जो जितने भी तरह की मानसिक जो परेशानी होती है वह क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। मेन कारण क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि हिम का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है ना। तो एक दूसरे से रिलेटेड होकर जब उसकी अति हो जाती है तब व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से काफी सारी परेशानियों या उसके ऊपर आप कह लीजिए कि नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। भूख नहीं लगती है ना, क्यों? क्योंकि संश्लेषण नहीं हो पा रहा, लाल रक्त कणिका अपना कार्य नहीं कर पा रही है, तो जो रोगी होता है उसको भूख की कमी हो जाती है। और इस क्योंकि हमने अभी आपने देखा था कि जब हमने इसके कार्य पढ़े थे, हमने देखा था कि ये थायराइड और जो ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर उसको उसके नियमन, उसके जो कार्य होते हैं उसके नियमन में रोल प्ले करता है, वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है थायराइड ग्रंथि। तो इंसुलिन हार्मोन्स के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इसका। इंसुलिन इंक्रीज या डिक्रीज होना हो जाता है। इंसुलिन जो डिक्रीज या इंक्रीज होने से डायबिटीज जो होती है वह नामक जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? इंसुलिन जो होती है शरीर के अंदर इंक्रीज हो जाती है, और अगर इंसुलिन डिक्रीज होगी तो क्या होगा? शरीर के अंदर चक्कर आना, लो ब्लड प्रेशर, इस तरीके की रोग हो जाते हैं। यानी इंसुलिन जो होती है उसके ऊपर जो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसका डायरेक्ट प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? विटामिन B6 का। विटामिन B6 अच्छी तरीके से आपके शरीर के अंदर है, न्यूट्रन अगर अवेलेबल है तो इंसुलिन का जो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है उसका जो कार्य होता है वह नियमित रूप से रहेगा, नियमन रहेगा उसका कार्य, और डायबिटीज नामक रोग नहीं हो पाए। ये लंबे समय की बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट टाइम पीरियड की बात नहीं करें कि आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में रोग हो रहा है और आप इससे प्रभावित हो रहे हैं। लंबे टाइम की हम बात कर रहे हैं इंसुलिन के बारे में, या हम लंबे टाइम की बात कर रहे हैं मानसिक रूप की परेशानी के बारे में। फिर हम बात करते हैं इसके प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं। विटामिन B6 है वह जनरली जो मांस है, मछली है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं का जो भ्रूण होता है उसके अंदर यह विटामिन B6 है वह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली है ना, मूंगफली जो होती है वह विटामिन B6 का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होती है ना, यह विटामिन B6 का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। इसके अलावा देखिए हमने बताया गेहूं का भ्रूण संपूर्ण अनाज है ना, संपूर्ण अनाज है, संपूर्ण दालें हैं, यह भी विटामिन B6 का एक अच्छा स्रोत होती है। इसके अलावा तेल है, सूखे मेवे हैं, यह भी विटामिन B6 का एक अच्छा स्रोत है। इसकी दैनिक आवश्यकता के बारे में भी देख लेते हैं हम। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह की आवश्यकता होती है। जब हम 0 से 6 माह तक की बात करते हैं तब जो बच्चा होता है इसको एक
0.1 मिलीग्राम प्रतिदिन, है ना, 0.1 मिलीग्राम प्रतिदिन, यानी बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। 6 से 12 माह में 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष लड़का हो अथवा लड़की हो 0.9 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 4 वर्ष से 12 वर्ष तक लड़का अथवा लड़की को 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। वहीं अब थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक 2 मिलीग्राम लड़का लड़की दोनों को। वहीं वयस्क पुरुष और वयस्क महिलाएं, अब हम जब वयस्क पुरुष और वयस्क महिलाओं की बात करते हैं तो हमने बात कर रखी है यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने किसकी बात कर रखी है, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, चाहे अधेड़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, ठीक है। इनमें 2 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में अहम रोल प्ले करती हैं, इसीलिए गर्भावस्था और धात्री अवस्था, ठीक है, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में विटामिन B6 की मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और यह मांग होती है 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण इस अवस्था में ज्यादा होता है, इसलिए इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। दैट इज 2.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। बच्चों, रिपीट कर रहे हैं, हम बार बार आपको इस बात को कह रहे हैं कि दवाइयों से आपको बचना है। अपने बीइंग ए होम साइंटिस्ट आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको आपकी भोजन की थाली में सभी प्रकार के न्यूट्रिशन को इंक्लूड करते हुए थाली का बनाना चाहिए आपको, जिससे आपको कभी भी किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट से जुड़ा हुआ होता है, एक शरीर का अंग दूसरे शरीर के अंग से जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी तंत्र में, यदि किसी न्यूट्रिएंट में कमी आ रही है तो निश्चित रूप से आपके पूरे शरीर के ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ेगा और कुप्रभाव से बचने के लिए आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। भले ही वह न्यूट्रिशन किसी भी तरीके से आपको अल्प मात्रा में चाहिए, तब भी आपको जो न्यूट्रिशन है वह नितांत आवश्यक होता है।